गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूनिट नंबर फर्स्ट में आज अपन एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। अपन ने ग्रेडियंट देख लिया था, डाइवर्जेंस देख लिया था, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया था। आज अपन एक थर्ड टॉपिक है जो अपने आपके लिए नया है, जिसका नाम है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो वैसे तो अपन इंट्रोडक्शन जानते हैं कि कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है, तीनों का डिफरेंस अपन देख चुके थे। तो यहाँ पे अपन यदि कर्ल की बात करते हैं तो कर्ल किसका निकाला जाता है, फर्स्ट बात तो ये करते हैं कि किसका कर्ल निकालते हैं। तो मैंने देखा था कि कर्ल किसका निकाला जाता है, तो अपन ने देखा था कि जो डेल होता है वो यदि किसी अदिश फलन पर ऑपरेट होगा या स्केलर पर ऑपरेट होगा तो वो ग्रेडियंट होगा। यदि वो वेक्टर पर ऑपरेट होता है डॉट प्रोडक्ट के साथ में तो वो क्या होगा, अपने पास डाइवर्जेंस होगा। और यदि वेक्टर पर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट होता है तो वो क्या होगा, कर्ल होगा। तो सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ कि किसका कर्ल निकाला जाता है, तो कर्ल हमेशा किसका निकाला जाएगा, सदिश फलनों का निकाला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कर्ल हमेशा किसका निकाला जाता है, सदिश फलनों का निकाला जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि कर्ल हमेशा सदिश फलनों का निकाला जाता है। और इसमें क्या क्या देख सकते हैं अपन, एक तो ये हो जाएगा कि कर्ल हमेशा सदिश फलनों का निकाल सकते हैं। इसको कैसे शो करते हैं या कैसे व्यक्त करते हैं वो देखेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि कर्ल को किसी सदिश क्षेत्र के लिए, कर्ल को किसी सदिश क्षेत्र के लिए डेल क्रॉस ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डेल क्रॉस ए से व्यक्त करते हैं। मुझे पता है कि सदिश क्षेत्र कौन सा है, कोई भी वेक्टर मान लिया अपन ने ए वेक्टर, यदि उसका कर्ल निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे, उसका डेल क्रॉस ए। और डेल क्रॉस ए करेंगे तो वो ही उसका क्या होगा, कर्ल होगा। इसमें मैं कह सकता हूँ कि कर्ल को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो कर्ल को हमेशा रेखीय समाकलन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब ये रेखीय समाकलन क्या होता है, कर्ल को रेखीय समाकलन के द्वारा, लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन होता है लाइन इंटीग्रल, जो किसी सरफेस या किसी अल्पांश के लिए या बंद पृष्ठ के लिए आता है। रेखीय समाकलन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। फिर अपन देख सकते हैं कि जब डेल है वो कर्ल के रूप में ऑपरेट होता है तो वो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर मिलता है या वेक्टर मिलता है। तो वो अपन को पता है कि जब ग्रेडियंट ऑपरेट होता है तो अपने पास क्या मिलेगा, वहाँ पे वेक्टर पर कोई भी डेल ऑपरेट होगा, स्केलर पर डेल ऑपरेट होगा ग्रेडियंट की टर्म में, तब तो क्या मिलता है अपने पास, देखा था कि रिजल्ट क्या क्या मिलता है, ग्रेडियंट पर क्या मिलता है, डाइवर्जेंस पर क्या मिलता है, कर्ल पर क्या मिलता है। अब मुझे पता है कि ये जो ए वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो डेल है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई क्रॉस जे करता हूँ। जैसे मान लो कि आई क्रॉस जे कर लिया तो क्या मिलेगा, अपन को के मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे कुछ टर्म आएगी तो मैं लिख सकता हूँ कि कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल एक सदिश राशि होती है। सदिश क्षेत्र का कर्ल एक सदिश राशि होती है। तो अपन को पता है कि इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, अपन को आई जे के की फॉर्म में ही मिलेगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जो सदिश क्षेत्र का कर्ल होता है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान में आपको रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कह रहा है कि हमेशा कर्ल किसका निकाला जाता है, ओनली फॉर किसका निकाला जाएगा, सदिश क्षेत्र का ही निकाला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कर्ल किसका निकाला जाएगा, हमेशा सदिश फलनों का या सदिश क्षेत्र का निकाला जाएगा। कर्ल को किसी भी रूप में व्यक्त करना है तो व्यक्त करने के लिए मैं उसका क्या निकालते हैं अपन, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उस वेक्टर फील्ड के साथ। और यदि उसको रेखीय समाकलन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब ये रेखीय समाकलन क्या होता है, तो रेखीय समाकलन अपन कहते हैं कि कोई भी अपन ने बंद पृष्ठ ले लिया, कोई अल्पांश ले लिया, उसका मुझे रेखीय समाकलन निकला है एक पद के लिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन हो जाएगा, जिसको अपन इंटीग्रल क्लोज सरफेस और ए डी एल या ए डी ए से लिखते हैं। तो रेखीय समाकलन को ए वेक्टर डॉट डी एल से लिखते हैं। सदिश क्षेत्र का कर्ल होगा वो हमेशा कैसे होती है, सदिश राशि होती है। मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है, एक सदिश राशि की फॉर्म में मिलता है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो अपन चलते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे और इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है।
डेफिनेशन ये कहती है कि मान लिया कि मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, क्या है अपने पास, मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, कोई भी सरफेस है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सरफेस मान लिया, ये क्या मेरे पास कोई सरफेस है। इस सरफेस का मैं नाम दे देता हूँ, सरफेस का नाम क्या है अपने पास, ए बी सी और डी। ये कोई बंद सरफेस है। इस बंद सरफेस का कोई जो वेक्टर होगा, यानी जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भी इसका एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा अपने पास, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा अपने पास, एक तरीके से डी ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या इसका एक रीजन है और मैं मान सकता हूँ कि इसका जो टोटल क्षेत्र है वो कितना आपके पास ए वेक्टर है। जो टोटल क्षेत्र है वो कितना आपके पास ए वेक्टर है। तो इसको मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या कहेगी कि यदि मान लिया कि मेरे पास एक अल्पांश बंद पृष्ठ है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक अल्पांश बंद पृष्ठ है। माना कि एक अल्पांश बंद पृष्ठ ए बी सी डी है, बंद पृष्ठ ए बी सी डी है, जिसका सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, जिसका सदिश क्षेत्र क्या है, ए वेक्टर है, जिसका सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, तथा इसका जो डी ए होता है या क्षेत्र का वेक्टर होता है, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका क्षेत्र का वेक्टर लिख सकता हूँ या क्षेत्र की दिशा लिख सकता हूँ। तो इसके क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस तल के लंबवत होगी, क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत होगी। लंबवत होती है, ठीक है। अब मुझे इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है, तो डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखे, तो मुझे पता है कि पहले तो इसका मुझे लाइन इंटीग्रल डिफाइन करना होगा। तो कर्ल हमेशा क्या कहता है कि जो भी आपके पास लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एकांक अपने पास क्या होगा, लाइन इंटीग्रल जो भी होता है, रेखीय समाकलन इसके लिए मैं लिखूं तो रेखीय समाकलन क्या होगा आपके पास, रेखीय समाकलन की जो टर्म आएगी लाइन इंटीग्रल, वो आएगा आपके पास इंटीग्रल सी और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए डॉट का क्या आ जाएगा यहाँ अपने डीएल। तो ये अपने पास क्या होगा, रेखीय समाकलन। अब मैंने लिखा है कि जो कर्ल को परिभाषित किया जाता है वो भी किससे किया जाता है, रेखीय समाकलन के द्वारा किया जाता है। तो लाइन इंटीग्रल के द्वारा किया जाता है। तो कर्ल की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने लिख दिया कि कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा डी ए रेज टू 0, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल, क्या हो जाएगा अपने पास ए डॉट डी एल, और अपॉन में क्या हो जाएगा डी ए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि लाइन इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में, किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो वो अपने पास क्या बताएगा, इसका कर्ल बताएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास लिमिट डी ए रेज टू 0, यहाँ पे हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी ए। तो ये किसको डिफाइन करेगा अपने पास, कर्ल की डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। तो जो कर्ल होगा वो क्या होगा, रेखीय समाकलन, और जो अपने पास क्षेत्र की दिशा है डी ए, उसका जो रेशो है वही क्या कहलाएगा, अपना कर्ल कहलाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं इसको एक्स वाई तल में मानता हूँ तो इसके क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत होगी, यानी कहाँ होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। तो जब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे जब आपको पता लगेगा कि वो कैसे कहते हैं। अब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिखने जाए तो वो प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी सदिश क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ के किसी बिंदु का रेखीय समाकलन एकांक क्षेत्रफल के लिए जो होता है, या एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठ की जो सीमा होती है उसके लिए जो होता है, और उसका जो अधिकतम मान है वही अपने पास क्या होगा, कर्ल ए को शो करेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा कि यदि किसी सदिश क्षेत्र के लिए किसी बंद पृष्ठ के द्वारा या किसी बिंदु पर रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल किसी बिंदु पर रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रल ए डॉट डी एल हो जाएगा, या एक जो एकांक बिंदु पर, या लिख सकता हूँ किसी बिंदु पर रेखीय समाकलन एकांक पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, एकांक पृष्ठ एकांक पृष्ठ का मतलब अपॉन में क्या लिख रहे हैं अपन, डी ए लिख रहे हैं, वो हो जाएगा। तो एकांक पृष्ठ के लिए अधिकतम मान
जो रेखीय समाकलन का अधिकतम मान होगा वही क्या होगा, कर्ल को व्यक्त करेगा, वही क्या करेगा, कर्ल को व्यक्त करेगा यानी शो करेगा। तो लिख सकता हूँ कि कर्ल को व्यक्त करने के लिए क्या लिखा अपन ने कि यहाँ पे हो जाएगा अपने पास सी यू कर्ल, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डी ए रेज टू 0, लाइन इंटीग्रल क्या कहता है यहाँ पे ए डॉट डी एल और अपॉन में क्या होता है डी ए, और जो इसकी अधिकतम मान, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अधिकतम मान क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम, यानी जो भी वेक्टर था उसका यदि मैं कर्ल निकालता हूँ और मुझे पता है कि कर्ल किस केस में निकाला जाता है, रोटेशनल वाले केस में, घूर्णन अवस्था में निकाला जाता है, घूर्णित अवस्था में निकाला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास प्रॉपर एक कर्ल की डेफिनेशन हो जाएगी कि कर्ल की डेफिनेशन ये कहेगी कि कर्ल ए इज इक्वल टू लिमिट डी ए रेज टू 0 लाइन इंटीग्रल ए डी एल और साथ में क्या हो जाएगा डी ए। तो ये तो अपन ने बात की कि कर्ल क्या होता है, कर्ल किन फलनों का निकाला जाता है, इसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है। अब अपन बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, इसका जो गणितीय विश्लेषण है वो कैसे होता है। तो बात करते हैं अपन किसकी, इसकी गणितीय विश्लेषण की, मैथमेटिकल एनालिसिस की। तो गणितीय विश्लेषण कैसे होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए मुझे जरूरी है, पहले मुझे क्या चाहिएगा, एक डायग्राम चाहिएगा। तो उस डायग्राम को बनाने के लिए पहले मानते हैं कि कोई भी एक सरफेस या बंद पृष्ठ चाहिए। तो कोई भी एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं अपन, क्या बना लेते हैं, कोई बंद पृष्ठ बना लेते हैं। देखो ये मैंने क्या बना लिया, कोई बंद पृष्ठ बना लिया, जो जिसका मैंने नाम दे दिया, इसका नाम क्या है अपने पास के एल एम एन, यानी ये एक बंद पृष्ठ कैसे है के एल एम और एन, और इसका मैं ले लेता हूँ वापस के। अब मैं कह सकता हूँ कि इसमें ये कौन से तल में है, एक्स और वाई तल में, एक्स और वाई तल में, यानी मैं यहाँ पे डिस्टेंस बना लेता हूँ कि ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास वाई एक्सिस, यानी ये किस में हो जाएगा एक्स वाई तल में हो जाएगा। यदि ये एक्स वाई तल में है तो मुझे पता है कि इसका जो क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, इस तल के लंबवत, यानी वो कहाँ होनी चाहिए, जेड डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये मैंने मान लिया। अब यदि मैं कहता हूँ कि के एल है, यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, भुजा की लंबाई है, वो क्या अपने पास डी एक्स है, वो क्या हो जाएगी डी एक्स है, और यहाँ पे जो है वो क्या है अपने पास डी वाई है, ये इसकी क्या हो जाएगी भुजा की लंबाई हो जाएगी। अब मुझे इसमें जो भी वेक्टर बनाना है या इसका जो सदिश घटक बनाना है, तो वो सदिश घटक क्या आएगा अपने पास, मान लिया कि ये वाला यदि मैं कंपोनेंट की बात करता हूँ तो एक्स डायरेक्शन में ये तो क्या हो जाएगा अपने पास ए एक्स हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास ए वाई हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे सदिश घटक हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें कंसिडर की है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेंटर पॉइंट है इससे के एल पथ अलग है, एल से एम पथ है, एम से एन है और एन से के है। तो इन सब की डिस्टेंस क्या क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जब आपका सेंटर पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, एक तरीके से डी वाई बाई टू होगी, ये डी वाई बाई टू ये भी होगा, डी वाई बाई टू ये भी होगा। तो मैं इसकी डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो देख लो इसकी डिस्टेंस क्या होगी। यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ इस पथ के लिए तो ये क्या हो जाएगी अपने पास डी वाई बाई टू हो जाएगी। यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये भी क्या हो जाएगी अपने पास डी वाई बाई टू हो जाएगी। क्लियर। फिर मुझे डिस्टेंस की बात करता हूँ तो इसमें यदि बात करते हैं अपन इस डिस्टेंस की तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, ये बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास क्या डी एक्स बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स बाई टू। तो ये सारी अलग अलग कलर में मैंने डिस्टेंस लिखी है, तो अलग अलग पथ के लिए लिखी है, तो ये इसकी यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये सारी की सारी मैंने डिस्टेंस शो कर ली। अब इसी के रेस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है। तो क्या माना अपन ने, सबसे पहले तो अपन ने कंसिडर क्या किया है कि यहाँ पे एक बंद पृष्ठ है, वो क्या है आपका के एल एम एन है। तो एक माना कि एक बंद पृष्ठ है, वो क्या अपने पास के एल एम एन, और वापस के पर जाती हो तो के है, ये अपना क्या हो जाएगा एक बंद पृष्ठ हो जाएगा, जिसकी भुजा क्या है जो कि एक्स वाई तल में है। लिख सकता हूँ मैं, ये क्या था अपने पास एक्स और वाई तल में है, एक्स वाई तल में है, अतः इसके क्षेत्र की दिशा एक्स वाई तल में है, अतः इसके एक्स वाई तल में है, अतः इसके क्षेत्र की दिशा जेड, अतः इसके
क्षेत्र की दिशा, मुझे पता है कि क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इसके तल के लंबवत, यानी तल का लंबवत क्या, जेड डायरेक्शन, इसके क्षेत्र की दिशा जेड दिशा में होगी, जेड दिशा में होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये इसकी तल की दिशा क्या है, जेड डायरेक्शन में। इसके भुजा की लंबाई क्या है, तो इसमें भुजा की लंबाई माननी है अपन ने dx में, भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी dx, तथा क्या है अपने पास dy है, dx तथा dy है, ठीक है। अब ये वाली चीज सारी अपन ने जो इसके अंदर कंसिडर की है। अब मैंने माना है कि ये जब एक्स वाई तल में था तो इसका जो क्षेत्र की दिशा का जो सदिश है या डी ए वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अपना जेड डायरेक्शन में। तो ये अपन ने इस डायग्राम में टोटल कंसिडर किया है। फिर मैंने लिखा है कि इसका जो सदिश घटक है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स दिशा में, एक्स दिशा में जो सदिश घटक है वो क्या अपने पास ए एक्स है, एक्स दिशा में सदिश घटक है वो क्या अपने पास ए एक्स है, तथा y दिशा में, y दिशा में जो सदिश घटक है वो क्या है ए वाई, तथा z दिशा में जो सदिश घटक है वो क्या है ए जेड है, ठीक। यदि मैं कह सकता हूँ कि जब ये है तो इसका रीजन ए वेक्टर क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें ए वेक्टर क्या हो सकता है, ए वेक्टर इसमें होगा क्या, देखो यदि इसमें ए वेक्टर की बात करते हैं तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, माना कि सदिश क्षेत्र या वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगा अपने पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा ए जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसका क्षेत्रफल लिखूं, जो ये अपने पास पृष्ठ माना गया है, इसका यदि मुझे क्षेत्रफल लिखना है तो क्या आएगा डी ए इज इक्वल टू डी एक्स और डी वाई, अल्पांश क्षेत्रफल। यदि मैं इसके अल्पांश क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो अल्पांश क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपने पास डी ए इज इक्वल टू डी एक्स और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास डी वाई आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपन ने एज्यूम की है इस डायग्राम में, और अब अपन करते हैं इसका डेरिवेशन स्टार्ट। तो डेरिवेशन क्या कहता है कि यदि मुझे पहले अपन ने जब डाइवर्जेंस का देखा था तो डाइवर्जेंस में क्या देखा था कि कोई भी एक सेंटर पॉइंट था P, वहाँ से x दिशा में सदिश घटक में जो भी परिवर्तन होता है वो उसके रेस्पेक्ट में चेंजेस लिख रहे थे। अपन को यहाँ पे देखना है कि किसके लिए बात करेंगे, सबसे पहले जो x दिशा का सदिश घटक है वो क्या है ax है। तो मैं लिख सकता हूँ कि x दिशा में जो सदिश घटक दिख रहा है वो क्या है ax है। इस सदिश घटक का के एल पथ के लिए y डायरेक्शन में जो परिवर्तन होगा वो मुझे लिखना है यहाँ पे। तो मुझे पता है कि ये रोटेशनल केस के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माना कि सदिश घटक x दिशा का सदिश घटक, x दिशा का सदिश घटक क्या हो जाएगा मेरे पास ax हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि इस सदिश घटक ax का y दिशा में परिवर्तन, तो ये क्या आएगा अपने पास x सदिश घटक ax का सदिश घटक ax का y दिशा में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन कितना होगा आप बता सकते हो कि अपन ने इस टाइप के डेरिवेशन की लाइनें पहले लिखी है कि यदि मेरे पास क्या आ जाए ax कोई सदिश घटक है और उसका y डायरेक्शन में चेंज देखना है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा डेल ax अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास डेल y आएगा, यही टर्म आएगी। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये तो क्या हो गया सदिश घटक ax का y दिशा में परिवर्तन हो गया डेल ax अपॉन में डेल y। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि ये जो परिवर्तन है वो किसके लिए लिखना है, अपन को के एल पथ के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है के एल पथ के लिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं के एल पथ के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करूँ के एल पथ के लिए, जो अपने पास नीचे वाली लाइन थी। के एल पथ का मतलब है कि वो सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी पर है माइनस डी वाई बाय 2 दूरी पर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस सदिश घटक का के एल पथ के लिए जो भी सदिश घटक होगा के एल पथ के लिए सदिश घटक, या कुल सदिश घटक, तो वो कितना हो जाएगा, वो मुझे पता है कि यदि के एल पथ है वो कितनी दूरी पर है डी वाई बाई 2। अब मुझे पता है कि जो सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट से वो कहाँ है डी वाई बाई 2 दूरी पर है। जब वो डी वाई बाई 2 दूरी पर है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि इसका एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा ए एक्स,
यहाँ पे dy बाई 2 आएगा तो वो माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में, या फिर मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि dy बाई 2 दूरी के लिए परिवर्तन, दूरी के लिए परिवर्तन, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा अपने पास ये वाला डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, साथ में क्या हो जाएगा dy बाई 2, और ये कैसा आएगा माइनस में, क्यों माइनस में क्यों आएगा, क्यों क्योंकि अपने पास जो सेंटर पॉइंट से नीचे है KL पद, इसलिए वो माइनस में आएगा। तो ax हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास डेल ax अपॉन में डेल y हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा dy बाई 2 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, KL पद के लिए सदिश घटक हो जाएगा। यदि KL पद के लिए मैं रेखीय समाकलन लिखूं तो क्या आएगा, KL पद के लिए जो भी रेखीय समाकलन होगा या लाइन इंटीग्रल होगा वो आ जाएगा अपने पास क्या ax, ये जो कुल सदिश घटक था वो तो था ही, तो डेल ax अपॉन में क्या था डेल y, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास dy बाई 2, और साथ में किसके लिए घटक है, ये किसके लिए लिख रहे हैं अपन x डायरेक्शन में KL पद के लिए लिख रहे हैं। तो जब KL पद के लिए लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन के लिए जो भी सदिश घटक आएगा वो क्या आएगा x की टर्म में आएगा। जब रेखीय समाकलन लिख रहे हैं तो पहले तो इसका रेखीय समाकलन लगा दो लाइन इंटीग्रल के बेस पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास dx आ जाएगा। क्लियर, तो ये तो क्या हुआ अपने पास KL पद के लिए रेखीय समाकलन हुआ है। अब मुझे लिखना इस KL पद का ऑपोजिट पद कौन सा है, तो मुझे पता है कि देखो ऑपोजिट पद कौन सा है, अभी अपन ने देखा था डायग्राम में कि ऑपोजिट पद कौन सा है, ये डायग्राम था। इसमें देखो KL का अपन ने क्या लिखा, सदिश घटक लिख लिया और उसका रेखीय समाकलन लिख दिया। अब मुझे लिखना है जो इसका ऑपोजिट पथ है, इसकी यदि मैं डायरेक्शन भी बता देता हूँ यहाँ पे कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन ये बताएगा, इस तरीके से अपन चलेंगे तब ये क्या करेगा क्लोज सरफेस को पूरा करेगा। अब मैं कह सकता हूँ पहले तो मैंने लिखा है KL के लिए, तो KL का जो सदिश घटक AX था, AX का y दिशा में परिवर्तन यानी डेल AX अपॉन में डेल y, dy बाई 2 दूरी के लिए परिवर्तन यानी ये सेंटर पॉइंट था, यहाँ से ये पद कितनी डिस्टेंस पर है dy बाई 2 है, और ये सेंटर पॉइंट है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये दूरी की कौन सी होगी माइनस में होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जो KL पद के लिए जो सदिश घटक आया है कुल इसका रेखीय समाकलन आया वो क्या आया, लाइन इंटीग्रल क्या आया AX माइनस का डेल AX बाई डेल y और dy बाई 2। अब यदि मैं इसका ऑपोजिट पद लेता हूँ, यानी कौन सा ले रहा हूँ मैं MN ले रहा हूँ, अब इसमें भी सदिश घटक क्या है अपने पास होगा, तो AX ही केवल उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, जो भी KL का जो भी सदिश घटक आया है या इसका जो रेखीय समाकलन आया है उसी का जो ऑपोजिट बीच में यहाँ पे डिस्टेंस क्या थी dy बाई 2 माइनस में थी, अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी dy बाई 2 प्लस में हो जाएगी। तो जो माइनस आया है माइनस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि MN पद के लिए कुल सदिश घटक होगा वो क्या होगा, तो वो जो KL का आया है उसका क्या होना चाहिए ऑपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ से अपन चलते वापस आगे, ये अपन ने क्या लिखा है KL पद का रेखीय समाकलन लिखा है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या कि जो KL पद का रेखीय समाकलन है, तो अब मुझे लिखना है KL MN, तो यहाँ पे वो पद कौन सा हो जाएगा अपने पास, ऐसा डायग्राम था KL M और N यानी MN पद के लिए हो जाएगा। तो MN पद के लिए क्या लिखेंगे अपन, MN पद के लिए कुल सदिश घटक ये सदिश घटक क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास AX प्लस का डेल AX अपॉन में क्या हो जाएगा डेल Y, और साथ में क्या हो जाएगा dy बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका कुल सदिश घटक हो जाएगा। यदि इसी के लिए मैं रेखीय समाकलन लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास MN पद के लिए रेखीय समाकलन, ये क्या आ जाएगा रेखीय समाकलन। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास क्या रेखीय समाकलन इंटीग्रल, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ए वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, ये इंटीग्रल हो जाएगा, फिर अपने पास जो ब्रैकेट था वो आ जाएगा, तो वो ब्रैकेट क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास AX प्लस डेल AX अपॉन में क्या हो जाएगा डेल Y, साथ में क्या हो जाएगा dy बाई 2, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा अपने पास dx। क्लियर, तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, एक तो नीचे वाले जो x डायरेक्शन में दोनों पद थे उसका घटक लिखा और उसका क्या लिखा रेखीय समाकलन लिखा। अब मैं बात करता हूँ इसके इधर वाले की, अपने पास जो डायग्राम था उसमें क्या था, अब मुझे किसकी बात करनी है, अब मुझे बात करनी है किसकी, इस वाले की, ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है
मैंने के एल का लिख दिया और एम एन का लिख दिया। अब मुझे किसका लिखना है, एल से एम का लिखना है और एन से के का लिखना है। तो मतलब कह सकता हूँ कि जो भी एल एम का होगा वही क्या होगा, एन के का होगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या देखना है कि इसका सदिश घटक, तो मुझे पता है कि इसका सदिश घटक क्या होगा, ए वाई होगा। तो इसका सदिश घटक क्या हो जाएगा, ए वाई, यानी वेक्टर कंपोनेंट क्या मान रखा है अपन ने, ए वाई। कौन सी दूरी के लिए परिवर्तन देखना है, तो अब ये दूरी कौन सी आएगी, डी एक्स बाई टू आएगी। कौन सी दूरी आएगी, डी एक्स बाई टू, और वो भी कैसे आएगी अपने पास, पॉजिटिव में आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक दूरी क्या हो जाएगी, इसका जो कंपोनेंट है कौन सा हो जाएगा, ए वाई, और y का कौन सी डायरेक्शन में चेंज देखोगे, x की डायरेक्शन में। पहले देखा था y की डायरेक्शन में, तो जो y कंपोनेंट है y का x के रेस्पेक्ट में चेंज देखोगे तो क्या आएगा, डेल ए वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल x, और साथ में जो दूरी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डी एक्स बाई टू। तो इसी प्रकार ये सारी टर्म बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसी प्रकार जैसे के एल का लिखा है, जैसे एम एन का लिखा है, वैसे ही अपन इसी प्रकार करके क्या लिखेंगे, एल एम का लिखेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा अपना, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा, उस वो देखते हैं कि क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, के एल एम, तो ये बन जाएगा एल एम पद के लिए, एल एम पद के लिए कुल सदिश घटक क्या हो जाएगा, कुल सदिश घटक। अब मुझे पता है कि कुल सदिश घटक क्या बनेगा, कौन सा, एल एम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ए वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने पास डेल ए वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स, और यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो भी क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई टू, और यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, ये तो क्या हो जाएगा इसका कुल सदिश घटक। यदि इस पद का रेखीय समाकलन लिखेंगे तो एल एम पद के लिए, एल एम पद के लिए रेखीय समाकलन, एल एम पद के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, रेखीय समाकलन या लाइन इंटीग्रल, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे हो जाएगा ए वाई प्लस का क्या हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई टू। ठीक है, और इसके लिए जो वैल्यू आएगी किसके रेस्पेक्ट में होगा, ये वाई के रेस्पेक्ट में होगा। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ एल एम का है, तो एल एम का ऑपोजिट कौन सा होगा आपके पास, के एल एम एन, और एन से के, यानी मैं लिख सकता हूँ कि एन के पद के लिए, एन के पद के लिए जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या आएगा, एन के पद के लिए जो भी रेखीय समाकलन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे कंपोनेंट वही हो जाएगा अपने पास ए वाई, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अब ये डी एक्स बाई टू किस में आएगा, माइनस में, इस वाले पद की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस का डेल ए वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल एक्स, साथ में हो जाएगा अपने पास डी एक्स बाई टू, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा अपने पास, डी वाई। क्लियर। तो ये चारों पद के अपन ने क्या लिख दिए, रेखीय समाकलन लिख दिए। क्यों लिखे, मुझे पता है कि यदि मुझे कल को डिफाइन करना है तो कल को डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करना जरूरी है, उसका लाइन इंटीग्रल। तो मैंने सभी के लाइन इंटीग्रल लिख दिए। अब मैं लिख सकता हूँ कि लाइन इंटीग्रल अलग अलग पद के थे, तो ये वाला पद कौन सा था, एल एम का था, एन एम का था, ऐसे ऐसे अलग अलग पद थे। अब मुझे क्या निकालना है, कुल रेखीय समाकलन लिखना है। तो कुल रेखीय समाकलन क्या आएगा, इसका जो भी अपन ने डायग्राम बनाया था इसका कुल रेखीय समाकलन की यदि मैं बात करता हूँ तो वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा अपने पास क्या, कुल रेखीय समाकलन। कुल रेखीय समाकलन का मतलब है पूरे डायग्राम का एक ही लाइन में आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एल हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे लिखना है इसका लाइन इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्या था अपने पास, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल आएगा, बट वो कौन से पद के लिए आएगा, के से लेकर एल के लिए आएगा। क्लियर। ये वाला जो नीचे वाला पद होगा। फिर क्या आएगा अपने पास, प्लस का एल और एम आ जाएगा, के एल एम, तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास, ए डॉट डी एल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने पास, ए डॉट डी एल प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये पद ले लिया, ये पद ले लिया, अब मैं ये वाला पद लूंगा, यानी क्या हो जाएगा, इस के एल का ऑपोजिट पद, यानी बीच में क्या आना चाहिए अपने पास, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे हो जाएगा क्या, एम से लेकर एन, तो एम से एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ए डॉट डी एल, क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एल, और ये भी क्या आ जाएगा माइनस में एन से के, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने पास, ए डॉट डी एल आ जाएगा। क्लियर। तो ये टर्म आ जाएगी। अब इन टर्म की सारी वैल्यू अपन